हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत से जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो है आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, उसके बाद से टीयर 4 हो गया टीचर वाला, यूपीपीसीएस हो गया, दरोगा हो गया, और साथ ही एक दिवसीय जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और पहली बात कि मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ाता हूँ, और हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। हमेशा मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, फिर भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी संसाधन होने के बावजूद भी जो फ्री में पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। और मैं हर बार वादा करता हूँ। तो ये वादा इसलिए नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, या टीचर मतलब बनने का या गुरु बनने का मेरे को कोई शौक़ नहीं है। मैं आप सभी को अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए एक दोस्त जो है पैसा नहीं लेता है। ठीक है, टीचर लोग पैसा लेंगे, दोस्त पैसे नहीं लेता है। और जो रियल में दोस्त समझता होगा तो, नहीं तो बहुत सारे होते हैं ना, वही लड़कियों की जो दोस्ती होती है, ऑटो में भी जाएगी तो 10 रुपया तू दे, 10 रुपया तू दे, ऐसे होता है। लड़कों में नहीं होता है ऑटो का पैसा दे दिया, वो खाने का दे दिया, ऐसे होता है। वो सब नहीं होता है। रात में फ़ोन कर दिया, चल कहाँ, अरे फ़ोन करेगा, कहाँ है बे, जा रहा हूँ मरने, मरने जा रहा है, ठीक है मैं भी चलता हूँ, ऐसे होता है। तो रही बात दोस्ती की, तो मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ। जो आजकल बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, तो एक स्टूडेंट के पास, जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाला, उसके पास पैसे कहाँ से होते हैं? उसके माँ बाप जो पैसे देते हैं वो पैसे उसके पास होते हैं। रही बात जिनके पास जॉब हो चुकी है, उसके बाद भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनकी जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं हुई है, और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसी में देखिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसका पेपर लीक हो रहा है। नीट का हो, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक पर लीक। अभी जेपीएससी का मतलब देखिए क्या धांधली हुआ है जेपीएससी में, समझ गए? उसका रेट, एक तो कोई चैनल वाला है वो बता रहा था जेपीएससी का रेट कितना है, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, ऐसे है। तो वो सब धांधली के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें धांधली तो हो ही रही है। तो एक स्टूडेंट जो है बहुत ही मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपने संघर्ष करता है, पेपर देता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, धांधली हो गया। तो ये बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो दूसरी बात, उसके पास पैसे जो होते हैं उसके माँ बाप के दिए हुए पैसे होते हैं। जिस स्टूडेंट्स की नौकरी नहीं है, तैयारी करते हैं कहीं भी रहकर, तो उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो उसके माँ बाप के दिए हुए पैसे होते हैं। तो और उसमें क्या होता है कि आजकल के जितने भी ये लोग पढ़ा रहे हैं, ये टीचर, मैं ना इनको गुरु मानता हूँ ना टीचर मानता हूँ, ये सब बिजनेसमैन वाले हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। कोर्स खरीदिए, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, डैट होगा। लड़के ने, स्टूडेंट्स जो है कोर्स खरीद लेता है, पढ़ता है, नहीं होता है। मान लीजिए 5 साल किया, मेहनत नहीं हुआ, उसके बाद अगर 5 साल के बाद जो है वो नहीं करना चाहता है आगे कंटिन्यू, तो क्या है कि अब उसके पास नहीं, अब वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास पैसे नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे है ही नहीं, नौकरी हुआ नहीं। तो नौकरी जो है मेहनत और किस्मत दोनों मांगती है। अगर आप मेहनती हैं और आपका किस्मत भी है तो आपका हो जाएगा, नहीं तो पढ़ने वाले इस देश में एक से एक स्टूडेंट्स हैं, एक से एक स्टूडेंट्स, समझ गए? तो ये समझ ही सकते हैं। तो उसके पास जो पैसे होते हैं उसके माँ बाप के होते हैं, और वो पैसा जो है कोचिंग्स में जहाँ तहाँ खर्च हो जाते हैं, फॉर्म भरने से लेकर रहने, खाने पीने सब कुछ खर्च हो जाते हैं। उससे मिलता क्या? क्या मिलता है? कुछ नहीं। बाद में वो बस समाज के ताने, उसके बाद इसके पास का नहीं है, अभी पढ़ ही रहा है, उसके शादी में भी देरी होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को पड़ती हैं। और एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट जो रह चुका वही समझ सकता है। तो
सारी चीज़ें होती हैं। और एग्ज़ाम देने जाओ तो ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भर-भर के जिस तरह से स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पर स्टेशन पर मतलब सोते हैं, समझ गए किस तरह से चीज़ें होती है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उसके बाद मान लीजिएगा उसका नौकरी नहीं हुआ तो क्या कोचिंग वाला, कोई भी कोचिंग वाला उसका पैसा वापस करता है कि हाँ भाई तूने तैयारी किया नहीं हुआ, पैसे अपने वापस ले? नहीं, समय तो कोई आपका दे ही नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है समय देना। आपका मेहनत जो कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपका पैसा तो दे सकता है कोई कोचिंग वाला। लेकिन कोचिंग वाला क्या, कोई कोचिंग वाला पैसा देता है आपका? नहीं देता है। बस वो आया, अपना बिजनेस किया, कमाया, बस आपका नौकरी हो चाहे ना हो, आप भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही किसी कोचिंग का रिजल्ट होता है, मतलब मान लीजिए जब भी किसी चीज़ का रिजल्ट होता है, चाहे कोई भी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसका रिजल्ट हो, चाहे एक दिवसीय जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसका रिजल्ट आता है। लड़का जब बताता है, ये लोग जानते हैं, तो उसके बाद से मतलब लगते हैं कि हाँ मेरे संस्थान से इतना हुआ है, मेरे संस्थान से हुआ है। भाई तुम जिन लड़कों का हुआ है उसका तो तुम दिखा रहा है, हाँ अपना दिखाता है कि मेरे संस्थान से हुआ। जिनका नहीं हुआ उसका दिखाना है, उसका भी तो दिखा, तुमने कितने लड़कों को पढ़ाया था, उसमें से कितने निकले हैं, ये कौन दिखाएगा? 10,000 लड़कों को पढ़ाते हो, 5-10 लड़के निकल गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कौन सी बड़ी बात है? 10,000 लड़कों को पढ़ा रहे हो, उसमें से 5-10 लड़के निकल गए तो वो कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी में मान लीजिए कोचिंग वाले, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, कम से कम 50,000 60,000 लड़कों पढ़ाते हैं, और पता नहीं कब से पढ़ते हैं। बहुत सारे तो 2017 से पढ़ रहे हैं, 2016 से पढ़ रहे हैं, अभी दे ही रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो उनके बारे में करना चाहिए। मेरे यहाँ से इतने सारे लड़के पढ़े हैं, उस समय से लेकर अब तक कितना रिजल्ट हुआ है। जब से कोई भी संस्थान है, तब से जब से कोई भी संस्थान बना है उस समय से लेकर मान लिया जब तक है, यानी कि अगर कोई संस्थान बना है और 10 साल तक चला, ठीक है, तो उस 10 साल में संस्थान ने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो आंकड़ा दे, और कितने स्टूडेंट्स उस संस्थान से पास आउट हुए हैं या उनका रिजल्ट हुआ है, उनका नौकरी हुआ है, ये तो दिखा दे। पता चलेगा बहुत अंतर है। अगर ये आंकड़ा दिखा देगा ना तो कोई भी स्टूडेंट जो है ना किसी कोचिंग में नहीं जाएगा। उससे समझ में आ जाएगा कि यार इतने मतलब लाख लड़कों में बस इतना सा रिजल्ट दिया, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, कोई नहीं जाएगा उस कोचिंग में पढ़ने के लिए, उस संस्थान में पढ़ने के लिए। जैसे नहीं होता ऊँट के मुँह में जीरा, वही बात है। तो ये लोग जारी नहीं करते हैं। सफल हो गया तो मेरा लड़का है, मेरा लड़का मेरे संस्थान से पढ़ा है, मेरे संस्थान से है। जो असफल उसको दिखाओ ना, उसका बताओ ना कि मेरे संस्थान से कितने स्टूडेंट्स असफल हुए हैं। कोई नहीं दिखाता है। 10-15 को हो गया रिजल्ट, बस बहुत है। अब बाकी जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स तुम्हारे संस्थान से जिनका जॉब नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका दिखाओ ना। क्यों नहीं दिखाते हो? नहीं दिखाएंगे ये। तो ये सिर्फ धंधा चल रहा है, सिर्फ धंधा। और मैं यहाँ पर धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाऊँगा हमेशा, हमेशा के लिए। मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तब भी मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ। अभी तो जैसे फिल्म होता है ना, उसका टीजर भी नहीं है। जिस दिन मेरे पास संसाधन हो जाएंगे उस दिन देखेगा। यूट्यूब पर जो भी मेरा वीडियो देखेगा उस दिन, जिस दिन मेरे पास संसाधन हो जाएंगे उस दिन मेरा वीडियो कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ किसी ने वादा किया था और उस लेवल का पढ़ा रहा है। तो अभी तो मैं जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, ये चैनल आपका है और इस चैनल पर आप फ्री में पढ़ेंगे हमेशा, क्योंकि मैं यहाँ पर धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। क्योंकि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति आज तक धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी, घर बिल्डिंग्स, ज़मीन जायदाद, ये कुछ भी लेकर गया हो आज तक किसी ने भी लेकर नहीं गया है। तो फिर ये इतना नौटंकी किस लिए? इतना नौटंकी, ये इतनी बड़ी फ्रॉडगिरी किस लिए? नेता तो फ्रॉडगिरी कर ही रहे हैं, अधिकारी तो कर ही रहे हैं, टीचर भी कर रहे हैं, समझ गए? तो इसलिए मेरी दिलचस्पी जो है, दिलचस्पी अब इन लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं जो है ना, कोई मुझे कमेंट में सर कहता है तो मुझे जो है ना बहुत बेकार लगता है, क्योंकि अब वो है ही नहीं। फ्रेंड कहो सही है यार, फ्रेंड कहो चलेगा,
मैं यहाँ पर टीचर नहीं हूँ कि बस पैसे कमाना है, धंधा चलाना है, नहीं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ाऊँगा, बस फ्री में। मैं आप लोगों को अपना दोस्त समझता हूँ, आप लोग अपना दोस्त समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी, मानिए चाहे मत मानिए। मैं आप लोगों को दोस्त समझता हूँ और फ्री में पढ़ाऊँगा, क्योंकि किस तरह से एक स्टूडेंट्स के पास पैसा होता है, किस तरह से वो संघर्ष करता है, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ, समझ गए। समाज के ताने, घर के ताने, ये क्या होता है, ये एक स्टूडेंट ही समझता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस तकलीफ़ को समझते हैं ना, तो वो जो है आगे चलकर भी वैसे ही रहते हैं। बहुत सारे लोग बस जैसे ही इस तकलीफ़ में हैं, जैसे ही उनकी जॉब होती है, सारी कहानी बदल जाती है, सारा नौटंकी, बस बस वही काम वो भी लोग करने लगते हैं, वही लूटना पाटना सब कुछ। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, समझ गए। ये सब बहुत गलत लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माफ़ी चाहूँगा। दूसरी बात, मैं आपसे माफ़ी इसलिए मांगूंगा क्योंकि मैं फास्ट बोलने की मेरी आदत थी। मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में तैयारी की है, तो वहाँ पर फास्ट बोलने की मेरी आदत हो गई थी, इसलिए स्लो बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं धीरे 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 करके जो है स्लो बोलना सीखूंगा और सीख जाऊँगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फास्ट बोलने के चक्कर में, सॉरी, स्लो बोलने के चक्कर में कई बार होती है कि जो शब्द है उसका उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, स्पष्ट नहीं आता होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास जो माइक है वो समझिए कि क्या है, तो इसलिए जो है ना, तो जैसे जैसे मैंने कहा है ना कि मैं जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं नोट्स, क्योंकि कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। शिक्षा को जो है ना बिजनेस धंधा नहीं बनाना चाहिए। 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। यानी कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जो भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान मिला है या स्थान रखता है। इन आंदोलनों में क्या होता है कि बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को क्या किया कि सर्वाधिक प्रभावित किया। जो भी आंदोलन होता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बुद्धिजीवी और आपके क्या होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग जो है ज़्यादातर प्रभावित होते हैं, समझ गए। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, यानी निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। चलिए, बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का प्रभाव इन पर पड़ा। कैसे पड़ा इन आंदोलनों का प्रभाव, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के अग्रणी सामाजिक सुधारकों में से एक थे। राजा राम मोहन राय जो है 19वीं शताब्दी के अग्रणी सामाजिक सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। क्या है कि सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों के विरोध में क्या चलाए, आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों ने 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। उनके नवीन विचारों ने 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। किसको? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया, राजा राम मोहन राय को कहा गया। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकता है कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। प्रथम आधुनिक
पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। युगदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य का मध्य सेतु किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। इस सारे जो है ना, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। समझ गए? तो आप जो है इसको याद रखिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1815 में की थी। ये सवाल याद रखिएगा। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यानी कि पूछेगा कि ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में किए थे। और ये वाला देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे? तो 1815 में किए थे। ये जो है ना, जो मैं डबल बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सवाल ये पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा या मिलान में आ जाता है, जैसे है ना, ये मिलान में भी आता है। तत्वबोधिनी सभा ऐसे दिया रहेगा, बगल में दे रहेगा देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और भी कुछ लोगों का नाम दे देगा और कहेगा कि मिलान कीजिए। तो इसलिए याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए अक्टूबर 1839 में, ठीक है, की थी। तो ये याद रखिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। जिस पर जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इसको भी ध्यान रखिएगा, सवाल पूछेगा यहाँ से। देखिएगा, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन का मार्क लगा देते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन का मार्क लगाएंगे उसको ध्यान रखिएगा। तो सवाल है कि किसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। ये सवाल याद रखिएगा। फिर से सवाल यहाँ पर दूसरा सवाल हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाइए। बादशाह अकबर द्वितीय ने किसको जो है बादशाह अकबर द्वितीय ने आपको किसको जो है राजा की उपाधि दिया था? तो राजा राम मोहन राय को दिया था। ये याद रखिएगा। और किसके दरबार में या किसके दरबार में भेजा था और कब भेजा था? तो भेजा था ब्रिटिश किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। कब? 1830 ईस्वी में भेजा था। कौन भेजा था? तो बादशाह अकबर द्वितीय। किसको भेजा था? राजा राम मोहन राय को। क्या उपाधि दिया था? तो राजा की उपाधि दिया था। समझ गए? इस तरह से सवाल घुमाकर पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राय को इंग्लैंड के राजा से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। राय को जो है इंग्लैंड के राजा, राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राय बोल रहा है किसको? तो राजा राम मोहन राय को बोल रहा है राय। तो इंग्लैंड के राजा से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। और क्या होता है कि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को, ये याद रखिएगा डेट, क्या होता है कि राजा राम मोहन राय के क्या होता है कि डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जहाँ उनकी समाधि स्थापित है। तो सवाल है कि
इंग्लैंड के ब्रिस्टल में किसकी समाधि स्थापित है? तो राजा राम मोहन राय की, क्योंकि 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, वहीं पर उनकी समाधि स्थापित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जो है अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। उनका मानना था कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान का अंधकार से हमें निकाल सकती है। तो उस समय जो है ना, जैसे यहाँ पर एक लाइन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब क्या होता है? पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं। और उदारवादी, ये उदारवादी लगते हैं। अंग्रेज उदारवादी थे, आपको लगता है अंग्रेज उदारवादी थे? नहीं थे, समझ गए। और जब 1857 की जब क्रांति पढ़िएगा ना, तो उस समय जो है क्या किया गया? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा जो है ना, और बहुत सारे रजवाड़े जो थे उनके द्वारा, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इलाके थे जिनके द्वारा जो 1857 की क्रांति में जो है सहयोग नहीं किया गया। इसलिए 1857 की क्रांति जो है ना, उस लेवल पर सफल नहीं हुई जिस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सभी लोग अगर दिए होते, सहयोग किए होते, तो 1857 की क्रांति में ही जब हुआ था उस समय ये पूरे के पूरे अंग्रेज, समझ गए, ये कहानी खत्म हो गई होती, समझ गए, खत्म हो गई होती। और देखिए यहाँ पर ये जो राजा राम मोहन राय जो है, इनका मानना था कि उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। और एक चीज और है, आप जब पढ़ेंगे वेल्थ ऑफ नेशन आपका, हाँ, दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी जो है, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये जो है अंग्रेजों को जो है ना सपोर्ट करते थे। इसलिए करते थे, उन्हें लगता था कि अंग्रेज जो है ना हमारे जो है ना क्या है, हमारा विकास करने के लिए आए हैं। विकास, जब 1857 वाला जब पढ़िएगा टॉपिक उस समय, तो उस समय ये समझ में आएगा कि हमारा विकास करने आए हैं, ये हमारा विकास करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि नहीं, ये विकास नहीं कर रहे बल्कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ के संसाधन का जो इस्तेमाल करके वो अपने देश ब्रिटेन के क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं और हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। तो वही बाद में जाकर ये दादा भाई नौरोजी से लेकर बहुत सारे जो लोग हैं अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करते हैं। यही लोग बाद में जब इनको समझ में आती है, तो यही चीज़ है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो है समझ नहीं पाए हैं। इनको लगता है कि ये अंग्रेज जो है ना हमारा जो है ना क्या करने आया है? हमारा विकास करने आया है, समझ गए, ये इनको लगता है। तो इसलिए लिखा गया उदारवादी पाश्चात्य। और आपको लगता है कि अंग्रेज उदारवादी थे? आपको लगता है उदारवादी थे? उदारवादी होते तो देश का विकास नहीं करते हैं, बर्बाद थोड़ा ना करते हैं। देश सोने की चिड़िया थी, उसको कंगाल बनाकर चले गए, पूरा लूट कर लेकर चले गए। आप जब मेंस जब एग्जाम देते हैं ना यूपीएससी का, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि कुछ सवाल था, मुझे मतलब स्पष्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सवाल था कि हाँ, हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह, उस स्पंज की भांति कार्य करती है जो गंगा से अच्छी वस्तुओं को जो है ना नीचे अति करके, मतलब एब्जॉर्ब करके टेम्स के किनारे उड़ेल देती है। इस तरह के सवाल पूछे गए थे, उस पर लिखा टिप्पणी कीजिए, व्याख्या सहित सुधारण प्रस्तुत कीजिए, इस तरह से सवाल थे। तो बहुत सारे लोग समझे गंगा के किनारे स्पंज, ये क्या है? रसगुल्ला, रसगुल्ला की बात कर रहे हैं, स्पंज रसगुल्ला को भी बोला जाता है। ये गंगा टेम्स क्या है? तो गंगा मतलब भारत, गंगा कहाँ बहती है? भारत में। टेम्स कहाँ है? तो ब्रिटेन में है टेम्स नदी। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ की अच्छी वस्तुओं को सोकर क्या करती है, वहां पर उड़ेल देती है। यानी कि यहाँ के जो भी संसाधन है, ये मेंस का सवाल है, मेंस आंसर राइटिंग, जैसे मेंस का पेपर रहते हैं उसमें इस तरह के सवाल आए थे। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो भी संसाधन है यहाँ से लूट कर अंग्रेज ले गए और जाकर वहाँ पर क्या किए, टेम्स यानी कि लंदन में, ब्रिटेन में क्या किया, वहाँ का विकास किए, यहाँ का बर्बादी, वहाँ का विकास हुआ। तो यही चीज़ उदारवादी जो शब्द लिखा है, इनको जो लगता है राजा राम मोहन राय को
कि ये लोग जो है ना हमको जो है अज्ञान का अंधकार से निकालेंगे, हमारा जो उद्धार करने आए हैं। लेकिन ये 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका 1833 में मृत्यु नहीं होती तो अच्छा होता है। कम से कम 1800 जब 85 के समय में 84-85 जब उस समय तक रहते ये जब, तब इनको समझ में आता कि ये अंग्रेज हमारा उद्धार करने के लिए नहीं आए हैं, ये उदारवादी नहीं है, ये एकदम चोर है, चोर। समझ गए? दुनिया के जिस देशों में ये गए वहां पर बर्बाद कर दिए, पूरा लूट के ले गए। समझ गए? यही सारी चीजें हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी दिला सकती है, और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी दिला सकते हैं। ये क्या प्रशासन में भागीदारी दिलाएंगे? ये जब अनपढ़ गवार जाहिल थे जिस समय, उस समय भारत में गणतंत्र था। पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में था, बिहार में। उस समय क्या होता है, समाज किस तरह से चलता है, सारी चीजें भारत में चल रही थी। और ये लोग भेड़ बकरी पता नहीं जंगली जीवन जी रहे थे, ये यही सब। जब तुलना कीजिएगा ना भारत के प्राचीन काल से, समझ गए, और अंग्रेजों के जो भी समय है उससे, तो पता चलेगा कि उस समय भेड़ बकरी जनजातियों वाला जीवन जी रहे थे। ये चरवाहों वाले या जनजाति वाले, जैसे नहीं होता है जनजाति जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, बहुत सारे है आज भी हमारे देश में, वो भटकते रहते हैं। आज यहाँ रहेंगे कल वहाँ रहेंगे, इस तरह से ये लोग खानाबदोश टाइप के। ना इनको उतनी जानकारी तो कुछ नहीं था उस समय हमारे देश में, मतलब शासन प्रशासन राजा महाराजा का समय था उस समय। ये सारी चीजें न्याय से लेकर हर चीज चलता था। तो जब तुलना कीजिएगा ना, अब अपना प्राचीन भारत पढ़िएगा और उन लोगों का इतिहास पढ़िएगा, तुलना कीजिएगा तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये आए थे हमें सिखाने के लिए। क्या सिखाएंगे? बर्बाद करके चले गए, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मेंस में जो है लिखेंगे, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस लिखेंगे, चाहे यूपीएससी का, तो ये सारी चीज़ें जो है ना होती है। तुलनात्मक ढंग से आपको पढ़ना आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को रिलेट करना आपको आना चाहिए। जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसको रिलेट करना जब आप सीख जाएंगे, तभी आप जो है विकास कर पाएंगे। और एक अधिकारी किसी को यूं ही नहीं बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक जिले का डीएम बनेंगे, आप एक जिले के आप आईएएस बनेंगे, तो आपको ऐसे थोड़ा ना है कि बस जैसे तैसे करके बना दिया जाएगा। नहीं, उस जिले का इतिहास क्या है, उस जिले के भूगोल क्या है, वहाँ के मिट्टी से लेकर वर्षा कितनी होती है, वहाँ के फसल, वहाँ के उद्योग कल कारखाने, लोग, जीवन, रहन सहन, संस्कृति, पहनावा, बातचीत तरीका, भाषा, परिवहन, यातायात, सारी चीज़ें जानना पड़ता है। उद्योग कारखाने सारी चीज़ें। उसके बाद वहाँ से पॉलिटिकल, ठीक है, वहाँ के सैद्धांतिक राजनीतिक, किस तरह से राजनीतिक माहौल है, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ को इकोनॉमी किस चीज़ पर आधारित है, किस तरह से वहाँ के ज़िले का विकास किया जा सकता है, किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें नैतिकता से लेकर सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है। और एक एक सब्जेक्ट को जब आप रिलेट करना शुरू करते हैं, तभी जाकर आप जो है ना उस लेवल का बन पाते हैं। और तब जब आप एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में ये चीज़ देखी जाती है। समझ गए? साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में भी वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपको जब बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे बना दिया गया, नहीं। वहाँ पर लगता है कि हाँ इस व्यक्ति में या इस लड़के में वो चीज़ है कि ये उस ज़िले का विकास कर सकता है, तभी जाकर बनाया जाता है। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी बना दिया जाए, नहीं। एक पूरे ज़िले की जिम्मेवारी होती है उस पर। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक ढंग से पढ़ना जरूरी है। ऐसे लाइन बाय लाइन तो पढ़ना कोई भी पढ़ देगा। एक छोटा बच्चा जिसको रीडिंग आती होगी वो भी ये पढ़ देगा, रीडिंग दे देगा। समझ गए? तो रीडिंग जो है ना की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा, कुछ मतलब टॉपिक्स हैं जहाँ पर मैंने रीडिंग किया है, इसलिए किया क्योंकि सामने एग्ज़ाम था, अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी करा देते हैं। समझ गए? इसलिए मैंने जो है उस तरह से किया था। अन्यथा इस तरह से जो है ना रीडिंग
करने वाली चीज़ें, पढ़ाई रीडिंग करने वाली चीज़ें नहीं होती है, वो रीडिंग छोटे बच्चों के लिए होती है, समझ गए। जब आप कंपटीशन में आ गए, समझ गए, तो आप रीडिंग करने वाला नहीं है। बस बच्चों की तरह रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने विभिन्न उपासनाएं, ये सब रीडिंग करने वाला नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द को तोड़ते हुए, समझते हुए, तुलना करते हुए पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। जैसे कि कथन और निष्कर्ष वाले जो आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन, या कथन और कारण वाला सवाल जो आ रहे हैं, ये तभी आप सॉल्व कर पाइएगा जब आप तुलनात्मक तरीके से पढ़े होंगे, साथ ही साथ अंतर, समझ गए, ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था, क्या, कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने विभिन्न उपासना पद्धतियों और विभिन्न धर्म मार्गों, विशेषतः हिंदू परंपरा के अनेक मार्गों के साथ इस्लाम और ईसाईयत के माध्यम से साधना कर यह प्रतिपादित किया कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। यानी कि सभी धर्मों का लक्ष्य क्या है, तो एक ही लक्ष्य है, यह तो जलो जतो मत, यह तो जतो मत ततो पथ, अर्थात जितने विचार या मत उतने ही ईश्वर तक पहुँचने के रास्ते। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के संदेश को आधुनिक वेदांत, व्यवहारिक वेदांत के रूप में लोकप्रिय किया। कुछ विद्वान इस प्रवृत्ति को ही नव वेदांत या नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू वेदांता, न्यू हिंदुइज्म कहते हैं। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए। कौन, तो स्वामी विवेकानंद, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। तो सवाल है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। शिकागो याद रखिएगा, अमेरिका में पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे, विश्व धर्म संसद में, और सुप्रसिद्ध भाषण दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो सवाल ये आएगा कि किसने जो है स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 को कलकत्ता में बलराम बसु के घर पर की थी। तो सवाल फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी, तो 1 मई 1897 को। कहाँ, तो कलकत्ता में। किसके घर पर, तो बलराम बसु के घर पर की थी। 4 मई 1909 को 1860 ईस्वी के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यानी कि 21 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। यानी कि 4 मई 1909 को 1860 ईस्वी के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 जो था, 1860 ईस्वी के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत जो है इसे जो है विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। किसको, तो रामकृष्ण मिशन को। वर्तमान समय में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य वेदांत या आध्यात्मिक आदर्शों का प्रसार करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत व अन्य मानवतावादी सेवा कार्य करना है।
यह मिशन भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है और रामकृष्ण परमहंस के जीवन उपदेशों से व्याख्यायित वेदांत व्यवहारिक वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर को उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसे चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों को सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी धर्म और सभी प्रकार की कार्य प्रणालियाँ और उपासना के तरीके हमें एक ही लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात को मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब मूल शंकर जो है ना, मूल शंकर किसको कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद को कहा जाता है। स्वामी दयानंद को क्या कहा जाता है, तो मूल शंकर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात को मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों को शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। इससे 1860 ईस्वी में मथुरा में क्या होता है कि स्वामी बिरजानंद जी से वेदों को शुद्ध अर्थ एवं वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। कौन, तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद। 1867 ईस्वी में हरिद्वार में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका यानी कि पाखंड खंडनी पताका लहराई। किसने, तो स्वामी दयानंद ने। कब, 1867 ईस्वी में। कहाँ, तो हरिद्वार में। किसकी, तो पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, स्वामी दयानंद जो है, इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसी में इनके विचार को वर्णित किया गया है। उनके अन्य रचनाओं में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वेद विरुद्ध मत खंडनम, पाखंड खंडन, अन्य नाम वैष्णव मत खंडन, भागवत खंडनम आदि प्रमुख है। ये सारी जो है ना उनकी क्या है, तो उनकी रचना है। किनकी, तो स्वामी दयानंद के। कौन सी, तो ये देखिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वेद विरुद्ध मत खंडनम, पाखंड खंडन, अन्य नाम जो है वैष्णव मत खंडन, भागवत खंडनम आदि प्रमुख है। ये जो है ना बहुत सारी किताबों में ये जो है जो नाम जो दिया गया है ये नहीं मिलेगा, तो इसको जो है अपने जो है उन किताबों में लिख लीजिएगा, समझ गए, या नोट्स जो भी बनाए होंगे उसमें इसको लिख लीजिएगा। जहाँ पर भी आप सत्यार्थ प्रकाश या स्वामी दयानंद के बारे में लिखे होंगे वहीं पर लिख लीजिएगा, ताकि ये जो है अगर स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से इन सभी रचनाओं में से किसी का भी नाम दे दे तो आपको ध्यान रहेगा। में पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर एग्जाम में जो है आप सही कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़े हैं, बाकी ये जो जितनी भी रचनाएं दी गई है ये आप नहीं पढ़े हैं, अगर एग्जाम में ये पूछ दिया तो आप समझोगे भाई ये कहाँ से आ गया यार, तो पढ़ा ही नहीं है, अब क्या करें। तो इसलिए जो चीज़ें जो है ना, क्या होता है कि आपने कोई पुस्तक पढ़ी है और फिर अब क्या होता है कि प्रैक्टिस करते हैं या कोई और पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें जो है उस व्यक्ति से संबंधित कुछ चीज़ें और मिल गई तो आप उस नोट्स में जो नोट्स बनाए हो उसमें ऐड कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन सुशासन का स्थापनापन नहीं है। यानी कि अच्छा शासन जो है सुशासन का स्थापनापन नहीं है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की।
जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती मूल शंकर, ये क्या था कि अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो सवाल याद रखिएगा यहाँ पर कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। कहाँ की? तब बम्बई में की, याद रखिएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तब प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चात प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। आर्य समाज आंदोलन जो है का प्रसार प्रायः पश्चात प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अठारह ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछेगा कि लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय कब स्थापित किया गया? 1877 ईस्वी में। समझ गए? या ऐसे भी पूछ देगा कि 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो लाहौर में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। जिसके उपरांत क्या हुआ कि आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते क्या होता है कि स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। इनका उद्देश्य क्या था कि भारत को जो है धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। इनका उद्देश्य था। किनका? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, पितृकर्म, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि स्वामी दयानंद जो थे वो मूर्ति पूजा जो होती है, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु की बलि, श्राद्ध कर्म जो होता है ना, प्रीतिकर्म, तंत्र मंत्र, जादू टोने, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। यानी कि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। आर्य समाज का नियम जो है, नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। 1892 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। 1892 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी था। यानी कि 1892 ईस्वी में क्या होता है कि आर्य समाज दो गुटों में बट जाता है और एक गुट जो है पश्चात शिक्षा यानी कि विदेशी शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट जो है पश्चात शिक्षा का विरोधी था, यानी कि पश्चात शिक्षा नहीं चलेगी इसका विरोध करता था। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, यानी कि पश्चात शिक्षा के विरोधी, यानी पश्चात शिक्षा, विदेशियों की शिक्षा नहीं चलेगी भारत में, इसके विरोधी थे स्वामी श्रद्धानंद, अन्नाम मुंशी राम और लेखराम प्रमुख थे। यानी स्वामी श्रद्धानंद, अन्नाम मुंशी राम और लेखराम प्रमुख थे जिन्होंने जो पश्चात शिक्षा का विरोध किया। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पश्चात शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। पश्चात शिक्षा के समर्थकों में कौन थे? तो आपके लाला लाजपत राय थे। देखिए अब ये समर्थन करने वाले लोगों के बारे में हमें पढ़ रहा है, जो समर्थन करते हैं किसका? तो पश्चात शिक्षा का, यानी कि अंग्रेजी भाषा जो है, विदेशियों की जो भाषा है, जो उनकी शिक्षा है वो भारत में दी जाएगी। इसके समर्थक थे लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में
बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। सवाल देखिए यहाँ पर, तो सवाल है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। किसके द्वारा? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से बाद में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के विरोध, स्त्री पुरुष का विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का उल्लेख जो है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। देव समाज की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। अब चलिए जो है यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर जो है ना सवाल एक अच्छा है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसको जाना जाता है? रानाडे का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी, लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जो 4 भाग यानी 4 वॉल्यूम में है, जो 4 वॉल्यूम में है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सवाल पूछेगा कि ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की। कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की थी। इनका जन्म जो है 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इनका जन्म जो है 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि आपको जो है उन्होंने अपनी पुस्तक कौन है? तो गुलामगिरी। किसकी? तो आपका ज्योतिबा फुले की। एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में आगरा के एक सवाल पहले देख लीजिएगा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? तो आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ यानी सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। 1823 से 1892 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। तो लोकहितवादी के नाम से कौन आपके प्रख्यात है? तो गोपाल हरि देशमुख। ये कहाँ के समाज सुधारक थे? तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। कब से कब तक? 1823 से 1892 ईस्वी। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख, ये जो है न्यायाधीश थे। कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। तो
गोपाल हरि देशमुख ने 1880 ईस्वी में बॉम्बे के गवर्नर के लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे गवर्नर के काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये जो है ना 1880 ईस्वी में बॉम्बे के गवर्नर का लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बॉम्बे के गवर्नर के काउंसिल के सदस्य भी रहे। कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले समाज सुधारकों में विष्णु शास्त्री पंडित यानी विष्णु परशुराम पंडित ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले समाज सुधारक कौन थे? तो विष्णु शास्त्री पंडित यानी विष्णु परशुराम पंडित ये थे। इन्होंने जो है 1860 के दशक में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल यानी कि ये जो है विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया। किसने किया? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने। कब? 1860 के दशक में। और साथ ही विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन भी चलाया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबरी थे। 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक जो है बहराम जी एम मालाबरी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। किनका? तब बहराम जी एम मालाबरी का। ये क्या थे? तब महान पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में नोट्स का संपादन किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ की गई थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ की गई थी। इस सम्मेलन में प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता निवारण अधिनियम कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट द्वारा यदि कोई व्यक्ति धर्म बदल ले, किसी धर्म से निकाल दिया जाए या जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो केवल इसी कारण उससे उसकी संपत्ति का अधिकार या विरासत का हक नहीं छीना जा सकता। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। इसको याद रखिएगा। बंगाल सती विनियमन लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल सती विनियमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता का संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। कलकत्ता का संस्कृत कॉलेज के आचार्य जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों या शास्त्रों, धर्मशास्त्रीय परंपरा के आधार पर विधवा विवाह को वैध ठहराने का प्रयास किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। कब? तो जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। सती प्रथा का प्रबल विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के बंगाल सती विनियमन रेगुलेशन 17 यानी कि ऑफ 1829 के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दी गई। देखिए ये जो है ना विधवा सती प्रथा, ये सब जो है आज के समय में होता तो क्या होता। आज के समय में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्राचीन काल में उस समय
जो है सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन जो है, जब आप ऋग्वैदिक समाज पढ़ेंगे ना, ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे या उसके पहले पढ़ेंगे, तो उस समय नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है आपका ये सब प्रथाएं, ये सारी कुप्रथाएं शुरू होनी चालू हो गई, जब आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत विस्तार से। तो सती प्रथा जो शुरू हो गई, तो आपका जो है आज के समय में अगर ये सती प्रथा होती तो क्या होता, समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर के साथ ऐसा होता तो क्या समझ सकते हैं कि क्या होता। दूसरी बात यह है कि सती प्रथा जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है क्यों? सती जो है प्रथा महिलाओं के लिए सती प्रथा, तो पुरुषों के लिए सता प्रथा होना चाहिए। अगर कोई पुरुष मर जाता है, प्राचीन काल में जो है पुरुष मर जाता था कोई पुरुष, तो उसकी पत्नी से ये भी नहीं पूछा जाता था वो जीना चाहती है कि नहीं जीना चाहती है, मरना चाहती है नहीं मरना चाहती है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। पुरुष मर गया, अब उस महिला को है जबरदस्ती लेकर चिता पर जलते, मतलब उस मतलब जीवित महिला को जलते उस चिता पर बैठा दिया जाता था। और क्या किया जाता था कि बहुत जोर जोर से ना ढोलक, ये पता नहीं कौन कौन से सब बाजे साजे बजाने लगते थे कस के। क्योंकि क्या होता था कि वो जब महिला जब जलेगी तो भाई कोई भी व्यक्ति जलेगा तो चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है, जलिएगा, आपका हाथ जलेगा तो आप भी चिल्लाइएगा, दर्द होगा चिल्लाइएगा आप। तो चिल्लाते थे, आप चिल्लाते थे तो इन लोग क्या करते थे, उसकी आवाज को दबाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू, ये ढाल ताल पता नहीं क्या क्या ढोलक बाजे साजे बजाना शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था कि उसमें कुछ लोग होते थे ना, थोड़ा सा नहीं होता इमोशनल, कुछ लोग होते हैं, समझ गए, वो चाहते थे कि आवाज जो है ना दब जाए, ये जो महिला चिल्लाएगी इसकी आवाज दब जाए, लोग जो है ना, मान ली नहीं बजेगा चिल्लाएगी तो लोग होता है कि इमोशन में बढ़ जाए और उसको जो है ना मतलब बचा लें। इसलिए क्या किया जाता था कि ढाल उल जब चिल्लाती थी, इधर ढाल उल बज रहा है, उसके आवाज़ जो है ढाल ये ढोलक बाजे ताजे जो भी होते थे इसमें दब जाते थे, और वो बेचारी चिल्लाते हुए उसमें जलकर मर जाती थी। और क्या किया जाता, बड़े बड़े बांस रखते थे, बड़े बड़े बांस, वो उस पर से जो नहीं होता है उस पर से मतलब क्या होता है उसको, मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए बांध दिए गए हैं, रस्सी से बांध दिए हैं, चाहे ऐसे बैठी हुई है, तो उस पर से वो उठ ना पाए, इसके लिए जो लाठी से बड़े बड़े रखते थे बांस, उससे दबा कर रखते थे, समझ गए, मतलब बहुत ही कष्ट। आप जो है ना, आप फिल्म देखिएगा, आपका आमिर खान है उसमें, एक फिल्म है, कोई फिल्म है उसमें, उस फिल्म में जो है मंगल पांडे, हाँ ऐसा ही कुछ है, उसमें जो है आपकी अमीषा पटेल है, उसमें देखिए अमीषा पटेल को कैसे जलाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये लोग कैसे, मतलब एक अंग्रेज भी होता है उसके साथ, अंग्रेज भी होता है, कैसे उसको बचा कर लाते हैं, मतलब बहुत ही भयावह दृश्य है। ये सोचिए कि अगर उस जगह पर आप होते, आप उस चिता पर बैठे होते क्या होती, समझ गए। तो ये चीज़ जो है ना, और दूसरी बात ये होता था उस समय कि अगर कोई महिला मर गई तो पुरुष को नहीं जलाया जाता था, पुरुष को भी जलाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष मर गया तो महिला को उसकी इच्छा पूछी भी नहीं जाती थी, उसको जबरदस्ती उस पर मरना भी नहीं चाहते, उसको जबरदस्ती उस पर समाज का नियम था, उसको जो है ना समाज का ठेकेदार लोग थे, उसको उस पर जबरदस्ती जला देते थे, समझ गए, जबरदस्ती जला देते थे। लेकिन जब महिला मरती थी तो उसको, पुरुष को भी तो जलना चाहिए ना, पुरुष को भी जलना चाहिए। ऐसी प्रथा सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि नियम बनाने वाला जब भी नियम बनाता है तो अपने फायदे के लिए नियम बनाता है। जैसे संसद में देखिए ना, नेता जितने भी हैं, जब भी पैसा बढ़ाना था सब एक साथ, जैसे हुआ हुआ शेर सियार जो होता है ना जंगल में, एक सियार हुआ हुआ करेगा, बाकी सभी हुआ हुआ करेंगे। ऐसे ही पार्लियामेंट में, संसद में जब भी ये नेताओं को पैसे बढ़ाने की बात होती है तो सब एक साथ हुआ हुआ करते हैं, हाँ बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए। लेकिन आम आदमी के जब पैसे बढ़ाने होते हैं या आम आदमी के बारे में कुछ करना होता है तो इनके मतलब पता है नानी मर जाती है। तो यही नियम है कि जो भी नियम बनाएगा ना अपना फायदा जो है ना देख कर ही नियम बनाता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि नुकसान हो, समझ गए। तो यही सारी चीज़ें हैं कि प्राचीन काल में जो भी नियम बनाता था पुरुष वर्ग बनाता था, और पुरुष वर्ग का वर्चस्व था। तो ये सारे नियम एकदम बकवास थे। ये सोच के देखिए कि उस समय आप होते, मान लीजिए कि उस समय एक पुरुष को जलाया जाता तब क्या होता। तो नियम सिर्फ महिलाओं के लिए है क्यों? प्रकृति जो है महिला पुरुष दोनों को बनाया जाता है, नियम उसके लिए समान है। तो आप कौन होते हैं? आप भगवान तो नहीं हैं, ठेकेदार उसमें बन गए थे,
समझ गए। उस समय क्या होता था ना कि महिला मर जाती थी तो पुरुष तो जलता था नहीं। उसके बाद समाज के जो ठेकेदार थे वो लोग कहते थे कि चलो तुम्हारी पत्नी मर गई कोई बात नहीं, अब तुम किसी और से शादी करो, यानी किसी और महिला से शादी करो, किसी और लड़की से शादी करो और उसका जीवन उद्धार करो। वो मतलब उद्धार करेगा है कि मजा मारेगा? वो उद्धार करेगा कि मजा मारेगा? ये सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ते हैं उस लेवल पर तो समझ में आती है कि क्या क्या होता था। सारी नौटंकी उस समय हो रही थी। अच्छा हुआ कि ये सब खत्म हो गई, नहीं तो पता नहीं आज होता तो क्या होता। कोई भी पुरुष को लगता है वो पुरुष अपने आप को उस जगह पर रख कर देखे। किसी को भी लगता है तो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को रख ले, समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ये सब नियम था, सती प्रथा, सब कर्म कांड था, सब नौटंकी चल रहा था उस समय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करें। समझ गए। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 दासता आधारित अधिकारों को अस्वीकार करता है और दास माने जाने वाले व्यक्तियों को भी कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो है 1843 के एक्ट 5 जो है दासता आधारित अधिकारों को अस्वीकार करता है। यानी दास, यानी लॉर्ड एलन बरो जो था उसके समय में 1843 में क्या होता है कि एक्ट 5 के द्वारा जो है दासता आधारित, दास नहीं होता, दास गुलाम, प्राचीन काल में दास राजा महाराजा से लेकर बड़े बड़े जो मतलब बड़े बड़े जो ठेकेदार होते थे उनके घरों में जो है ना दास होते थे। जैसे आप पुरानी फिल्म में देखिएगा, बहुत सारी अमरीश पुरी का फिल्म देखिएगा ना, अमरीश पुरी का, उसमें उसके यहाँ दास रहते हैं गुलाम तरीके के। जैसे कि मान लीजिए कोई है व्यक्ति और उसके पास पैसे नहीं है, आप बड़े आदमी, अब पैसे उधार मांगने के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए कहाँ जाएगा? तो किसी पैसे वाले के पास ही जाएगा। अब वहाँ पर जाता था, पैसा लेता था आधा था, और क्या होता था कि पैसे मतलब चुकान जब नहीं पता था तो क्या होता था कि वो क्या करता था, उसके बदले में वो अपने घर रख लेता था वो व्यक्ति और उससे काम करवाता था, उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलता था। उसके बाद उसका बेटा उसके यहाँ रहता था। समझ गए? इस तरह से दास, बहुत सारी फिल्में हैं, समझ गए, बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म मैंने देखी है जिसमें मिथुन का बाप जो है ना दास रहता है, और साथ ही साथ मिथुन भी उसके बाद उसके बाप के बाद मिथुन का भी बारी आता है। वो भी जाते हैं नहीं तो घर में जाकर झाड़ू पोछा ये सब करना। तो मिथुन देखते देखते नहीं होता है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा, तो मिथुन बस वहीं पर विरोध करना शुरू करता है। तो इस सारी कहानी है, पहले की कहानियाँ सारी चीज़ें हैं। दास प्रथा थी पहले के समय में। ये जो लोग टैक्स लेकर भाग रहे हैं ना आज के समय में, टैक्स लेकर 5 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का लोग भाग रहे हैं विदेशों में, ये उस समय ये लोग होते ना, ये सारे के सारे दास बना दिए जाते हैं, सारे के सारे। नीरव मोदी 5,000 करोड़ लेकर भाग गया, ये उस समय होता प्राचीन काल में तो इसको दास बना दिया जाता, दास। सारी कहानियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। किसको? तो नेटिव मैरिज एक्ट को कब? 1872 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु जो निर्धारित की गई। किस एक्ट के द्वारा? नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। और नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, ये रिपीट इसलिए करना है ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। किसको? तो नेटिव मैरिज एक्ट को कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निरोधक प्रतिषेध रिस्ट्रेंट कानून बन पाया और यह कानून 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ।
यानी कि डॉक्टर हरविलास शारदा जो है इनके द्वारा प्रयत्न किया गया। ये कब? तो वर्ष 1929 में। कहाँ के थे? तो अजमेर निवासी थे। अजमेर, अजमेर कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। तो ये डॉक्टर हरविलास शारदा जी प्रयत्न करते हैं और इनके प्रयत्नों से एक बाल विवाह विवाह निरोधक प्रतिषेध कानून बन पाया। यानी कि बाल विवाह जो होता था ना, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, आज भी होते हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बाल विवाह होते हैं। तो बाल विवाह निरोधक प्रतिषेध कानून बन पाया और यह कानून जो है 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। तो ये याद रखिएगा इसको। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट भी कहा गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट भी कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा जो है 14 वर्ष एवं लड़कों की जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों के 18 वर्ष निर्धारित की गई। आप प्रेमचंद्र की जो है प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र की बहुत सारी किताबें हैं, लगभग 300 से ज़्यादा जो है ना कहानी लिखे हैं। तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो है ना कहानी के है, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें के बारे में, इसी चीज़ों के बारे में जिक्र किए हैं। जो बाल विवाह इसी के बारे में कि 12 साल के 10 साल 12 साल की लड़की है और करीब करीब 50-55 साल का बूढ़ऊ के साथ शादी होता था उस समय। समझ रहे हैं? 10 साल 12 साल की लड़की का विवाह 50-55 साल के बूढ़ऊ से उस समय होता था। समझ रहे हैं? कि एक बेटी की शादी, यानी बेटी की उम्र की वो लड़की है और उसकी शादी एक बूढ़ऊ से हो रहा है। अब बूढ़ऊ कब तक रहेगा? बताइए, बूढ़ऊ कब तक रहेगा? बूढ़ऊ, समझ गए? ये सारी उस समय ये सारी चीज़ें होती थी, बिना मतलब के सारी चीज़ें होती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावाटस्की, उनका जन्म क्षेत्र वर्तमान यूक्रेन देश में स्थित है। देखिए उस समय जो है ना रोक टोक उतना था नहीं, उस समय इतना कानून तो था नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा था उसी का सब सारा नियम कानून था समाज में। तो ये लोग जो ज़्यादातर बुढ़ाऊ लोग, ये जो लोग करते थे, ये लोग सब पैसे वाले लोग ही करते थे। ये जो है ना सब मौज मस्ती वाले, सब मजा लेने वाले थे। समझ गए? तो ये सब पैसे वाले लोग थे और ये लोग क्या करते थे, कम उम्र की लड़कियों शादी करते थे, मौज मस्ती करते थे। समझ गए? और ये जब निपट जाते थे ना, निपट जाते थे, क्या होता था, कौन करेगा उस लड़की की शादी? उसी का बेटा होगा वो करेगा। या क्या होता था कई बार कि वो जो बुढ़ऊ था, पैसे वाला तो था ही, और उसके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे। तो अब लड़की जो है 12-13 साल का लड़की एक बुढ़ऊ से कितना थोड़ा अथी करेगी। बहुत सारी कहानियाँ है। एक 12-13 साल की लड़की जो है, अब बुढ़ऊ है, 55-56 साल के बुढ़ऊ है, अब बुढ़ऊ के साथ अब कितना अथी करेगी? नहीं कर पाएगी, उसकी वो उम्र तो है नहीं। तो क्या होता कि उसके नौकर जो होते थे उसी के साथ से वो चक्कर शुरू हो जाता था। समझ गए? बुढ़ऊ जाते थे काम पर, इधर नौकर के साथ जो है बस रोमांस शुरू हो जाता था। ये सारी कहानियाँ है, पढ़ने के बाद सारी चीज़ें पता चलती है उस समय के समाज के बारे में। तो उस समय के समाज में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खराब ही थी, समाज में उसमें बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें थी। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कर्नल अल्काट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। किसका? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। जी ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है रूसी महिला मैडम एच.पी. वाला वालावटस्की, ठीक है, इनका जन्म जो है वर्तमान जो है यूक्रेन देश में स्थित है। उस समय यूक्रेन जो है ना उस समय रूस में ही था। समझ गए? रूस में था। और वर्तमान में जो है यूक्रेन देश में इनका जो है ना जन्म क्षेत्र है। किनका? तो रूसी महिला जो है मैडम एच.पी. वालावटस्की का। तो ये और अमेरिकी कर्नल जो थे कर्नल अल्काट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। किसकी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास, वर्तमान चेन्नई के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया।
यानी कि 75 में न्यूयॉर्क में क्या होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। उसके बाद 82 में यानी 1882 में मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बने। श्रीमती एनी बेसेंट कब बने? 1889 ईस्वी में बने। किसकी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बने तथा 1843 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई और 1893 ईस्वी में भारत आई और सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सके, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। इसके सफलता का मुख्य कारण यही था। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले। रानाडे के शिष्य कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब? तो 1905 में। तो सवाल है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 1905 में। ये किसके शिष्य थे? रानाडे के। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 को उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। तो अब जो है सवाल है यहाँ पर कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने की थी। कब? तो 1910 के उपरांत। किसके विचारों से प्रेरित होकर? तो ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाडारो यानी सनार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में पुराने तिरुनेलवेली के शिवकाशी में भयंकर दंगे हुए थे। शिवकाशी जो ना वही जगह है जहाँ पर पटाखे बनते हैं। पटाखे जो ना बहुत ज़्यादा बनते हैं शिवकाशी का। अब पटाखे जो आते हैं ना उस पर देखिए शिवकाशी, यूट्यूब पर सर्च मारिए शिवकाशी पटाखे के बारे में, वहाँ पर बनते हैं शिवकाशी में। तो ये क्या होता है कि नडारो यानी सनार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण क्या होता है कि 1899 ईस्वी में पुराने तिरुनेलवेली के शिवकाशी में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यानी कि छुआछूत को अगर भगवान भी बर्दाश्त करते हैं और वो भी मानते हैं कि हाँ छुआछूत सही है, तो भगवान है ही नहीं। अगर छुआछूत यानी छूने से मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्या मतलब नौटंकी होता है। प्रेमचंद्र की आप पुस्तकें पढ़िएगा ना, उसमें जो है बहुत सारी बातें हैं। आपकी एक फिल्म है साउथ की, श्याम सिंगर रॉय है, और ये फिल्म है नानी है, साई पल्लवी है जो अभी रामायण में आ रही है रणबीर कपूर के साथ, सनी देओल है और यश है, वही KGF वाला यश। तो रावण बनेगा यश, हनुमान जी बनेंगे आपके सनी देओल, रणबीर सिंह जो है रणबीर कपूर बनेंगे क्या? तो आपके राम, साई पल्लवी सीता बनेंगे। तो वही सीता उसमें थी, साई पल्लवी है, नानी है, और एक हीरोइन और है, क्या बोलते हैं उसको, कृति शेट्टी जो है हीरोइन है। ये सब है, तो उसमें दिखाया गया है सारी चीज़ें। तो जो है छुआछूत अगर भगवान भी अगर आपको जो है ना बर्दाश्त करते हैं, यानी कि छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये क्या नौटंकी है, ये क्या नौटंकी है। जब इंसान को जलाया जाता है ना, तो नीचे कास्ट वालों से अग्नि मांगा जाता है, अग्नि, पैसे, वो पैसा लेता है अग्नि देने के लिए जिस समय जलाया जाता है। तो
ये सारी बातें हैं। घड़ा बनाने वाला, दीपक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, आपका जूता चपड़े का काम करने वाला। और आज के समय में जैसे, इस समय तो नहीं है, बहुत सारे होटलें हैं, क्या उन होटलों में आप जाकर पूछते हैं कि जो खाना बनाया है क्या वो किस कास्ट का है? नहीं पूछते हैं, बस जाते हैं, बस हाँ दो, चाय दो, ये दो, वो दो, खा लेते हैं। ये सारी बातें हैं, छुआछूत, ये सब बेकार की बातें हैं। और प्रेमचंद्र की जो बहुत सारी कहानी है उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र किया है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि छुआछूत के बारे में आप पढ़िएगा ध्यान से। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बुरा मानने वाली बात नहीं, जो है वो है। और जो कहानी में लिखा गया उस समय के समाज के बारे में जो दिखाया गया है फिल्मों से लेकर हर जगह, तो ये यूं ही नहीं दिखाया गया, समाज में है। आजकल के जो भी पढ़ने वाले नए हैं, जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, उनको ये सब लगता है कि ऐसा नहीं है। तो भाई उस समय के लोग भुगत चुके हैं, इन रास्ते से होकर गुजर चुके हैं। तो प्रेमचंद्र की पुस्तक में जो है वो दिखाए हैं कि बड़े कास्ट के जो यानी बड़े जातियों के जो लोग होते थे ना, छोटे जातियों के महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे, संबंध बनाते थे। तो उस समय उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था, उस समय उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। लेकिन उसी का पति जब उससे मतलब थोड़ा सा भी कुछ मतलब हो गया ना, हल्का सा टच हो गया, तो सब मतलब हल्ला मचा देते थे, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, डाइट हो गया। हाँ, उसके पति से हल्का सा कुछ हो गया, टच हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और उसके पत्नी के साथ आप सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? मतलब कितनी मतलब चुतियापंती वाली बात है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, उस फिल्म मैंने देखा था, सुद्रा करके फिल्म बने थे, सुद्रा ऐसा कुछ करके है, मैंने देखा था। मतलब देखिएगा तो आप दिमाग हिल जाइएगा। तो इस तरह से इंसान को नहीं होना चाहिए, समझ गए? कब कौन किस जन्म में किस कास्ट में पैदा हुआ है किसी को नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है। ये पूर्व जन्म होता है, ये जन्म एक ही बार नहीं होता, बार बार होता है। प्रकृति जो है ना, हर चीज का जो है ना हिसाब किताब है, और हर चीज का न्याय करती है प्रकृति। इस जन्म में जो लोग अखड़ते हैं ना कि मैं ये हूँ, मुझे प्रताप देते हैं, ये गलतफहमी मत रहिए। अगले जन्म में उठाकर भगवान जो प्रकृति पटक देगी उसी कास्ट में, जिस कास्ट के प्रति आप, जिस जाति के प्रति आप नफरत है ना, उसी में भेज देंगे, लेके भोगते रहिए आप। इसे नौटंकी सब नहीं करना चाहिए। इंसान है, इंसान रहने यार, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, क्या ये छुआछूत नौटंकी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह कहते थे। तिलक को जो है लोग जो है लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना जो 1866 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए यहाँ से प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नगरीय उच्च जातिया, तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो आपका जो है पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नगरीय उच्च जातिया, और आपका जो है चौथा उदार रजवाड़े। समझ गए? तो इसलिए राइट आंसर डी होगा, 1 2 4 सही होगा। उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों को भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। तोड़ तोड़ पढ़ाने का फायदा ये होता है कि आपको एक एक चीज पता रहती है, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, कथन ए जो है आपका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। अब हम लोग देखेंगे कारण आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं।
निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो आपका जो है ए भी सही है और आर भी सही है, और जो है ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि ए की सही व्याख्या क्या है, तो आर है। तो इसलिए राइट आंसर बी फॉर बैग होगा। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे, जो आधुनिकीकरण के आरंभ स्तंभ माने जाते हैं। अतः कथन ए व कारण आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। 3 नंबर, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया, और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा जात पात, ऊंच नीच आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। चार नंबर सवाल देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो बी राजाराम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत आदि उपनामों से संबोधित किया जाता है। 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये राजाराम मोहन राय को। 7 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो डी राजाराम मोहन राय। 8 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? तो डी राजाराम मोहन राय। 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो बी राजाराम मोहन राय। 10 नंबर सवाल देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो सी राजाराम मोहन राय को। 11 नंबर, राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो आत्मीय सभा थी, 1815 में इसका हुआ था। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय। 13 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? यहाँ पर 27 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1828 में हुआ था, ये चारों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन को उत्तम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों का मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। 14 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की? डी राजाराम मोहन राय।
19वीं सदी का पहला आधुनिक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए न्यास पत्र में बताया गया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 ईस्वी को था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि में खोल दी गई। 15 नंबर देखिए, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर। 16 नंबर देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सी 1828 ईस्वी में। 17 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो श्री राजा राम मोहन राय। 18 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो आपके अकबर द्वितीय ने। बी राइट आंसर होगा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। 19 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। 20 नंबर, राजा राम मोहन राय की समाधि है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 21 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तीसरा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो आपका हो जाएगा 2 से है और 3 से है, पहला से नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 के बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने एक नए उपासना गृह टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की नींव रखी। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। बाईस नंबर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे सी केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज के मूल शाखाओं ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त, शिवनाथ शास्त्री आदि लोगों द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट देखते हैं। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इस कार्य हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में, केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज यानी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmosamaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 2, इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, लेखक BN पुरी, MN दास, PN चोपड़ा में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। वर्ष 2022 में MPPSC विवाद में विशेषज्ञ समिति और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ब्रह्म समाज की वेबसाइट और गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में हुए विभाजन के उपरांत यह 2 गुटों में बंट गया, जिसमें आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने तथा भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। 30 नंबर, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 24 नंबर, ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो सी, एक देववाद पर। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सर्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। 25 नंबर देखिए सवाल, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? तो सी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बाकी सबका किया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। 26 नंबर, निम्न में से किसी में राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तभी समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका यानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। कौन? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय। 27 नंबर देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनमें प्राच्य विश्व के प्रारंभिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा, उनकी कामना था कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और
सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। शोध पत्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड सोशल स्टडीज एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों में राजा राम मोहन राय के बारे में स्पष्ट रूप से प्रकाशित है कि पारंपरिक यानी पूर्वी या भारतीय दार्शनिक परंपराओं के प्रति आदर और लगाव रखते थे, अतः कथन वन सही है। इसी प्रकार पाठ्य सामग्री एवं अन्य शोध पत्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि वे वैज्ञानिक तर्कसंगत सोच, मानवीय गरिमा और स्त्री पुरुष सभी के लिए सामाजिक समानता को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। 28वां सवाल देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है। निम्नलिखित त्रुटियों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है, यानी बी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, एक ईश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना। दूसरा, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों को वर्चस्व पर कुठाराघात। तीसरा, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। स्वामी दयानंद वेदों को त्रुटिहीन माना और पुनः वेदों को लौटो का नारा दिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। 29 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण आर, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राइट आंसर जो है ए नंबर गलत है और किंतु आर जो है सत्य है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चार दिसंबर 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को शुरुआती तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था, जिसमें दीवान ताराचंद दत्त उनके सहायक या सह संपादक के रूप में कार्यरत थे। यह अखबार न केवल सती दाह यानी विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने का आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि इसने कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों जैसे महिला शिक्षा, जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक सुधारों आदि का समर्थन किया। सतीदाह की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय के कई लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। 30 नंबर, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने का 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम कुछ समय बाद बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में मिला दिया गया था। 31 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू हिंदुइज्म के
परिचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 32 नंबर, विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। सी 1893 में। 33 नंबर देखिए, स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो दिया था इसमें से कोई नहीं होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है। सही उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 1893 में दिया था। चौंतीस नंबर, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो आपका सी स्वामी विवेकानंद। 35 नंबर सवाल देखिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ये 1893 में। 36 नंबर, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तभी स्वामी विवेकानंद। 37 नंबर, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तभी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत शीर्षक श्रृंखला का प्रथम व्याख्यान 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था, किंतु इससे पूर्व वे व्यवहारिक वेदांत पर मार्च 1896 में बोस्टन में भी बोल चुके थे। 38 नंबर, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 39 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के बलराम बसु के घर पर की थी। 1909 में 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। वर्तमान समय में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में है। 40 नंबर देखिए, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? सी स्वामी विवेकानंद। 41 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो ए विवेकानंद ने। 42 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? डी 1897 में। 43 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 44 नंबर, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? डी 1897 में। 45 नंबर, शारदा मणि कौन थी? बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। 46 नंबर,
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त उपयुक्त कथन किसका है? डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। 47 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? ए, सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद के शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी और हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तब भी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। 49 नंबर, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। 50 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो श्री दयानंद सरस्वती ने। 51 नंबर, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने पुनः वेदों के लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद वेदों को सर्वोच्च माना और मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड तथा वेद विरुद्ध मानी गई बाद की परंपराओं मतों को आलोचना की। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार के झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टीका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समान समस्त ज्ञात के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आप 52 नंबर देखिए, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बी, दयानंद सरस्वती ने। 53 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। 54 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूलशंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में श्री ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वेद विरुद्ध मत खंडनम, पाखंड खंडन, अन्ननाम, वैष्णव मत खंडन, भागवत खंडनम आदि प्रमुख है। 55 में देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो डी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। 56 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो ई है, इनमें से कोई नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसमें दिया ही नहीं गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। तो कल जो है इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 56 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद से आगे हम लोग करेंगे कल पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 हो जाएगा, आज पार्ट 1 हो जाएगा और कल जो है पढ़ेंगे वो पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है।
पार्ट 2 हो जाएगा। चलिए जो है 56 के बाद जो है 56 तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये सब सारे सवाल, इसमें जो है ना बहुत सारे सवाल हैं, देख रहे हैं ये बहुत सारे सवाल हैं, करीब करीब सवाल आपका हो जाएगा 157 सवाल हैं। 157 सवाल करेंगे और साथ ही इसमें से कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और यहाँ पर आप पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री में पूरे जीवन पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स है वो फ्री में पढ़ेगा हमेशा, जब तक पढ़ना चाहता है। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है फिर भी, और मेरे पास संसाधन होने के बावजूद जो है बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोर्स कराने लगते हैं, पैसे 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 99 रुपया 150 2000 5000 का कोर्स कराने लगते हैं, समझ गए। वो मैं करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं फ्री मतलब फ्री, पूरी तरह से फ्री, समझ गए। क्योंकि मैं न कोई टीचर हूँ और ना ही मैं कोई आपका बिजनेस करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई धंधा करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई धंधेबाज हूँ। ये काम उन लोगों का होगा जो ये सब करते होंगे। मेरा ये कैरेक्टर नहीं है, मैं करने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए ये आपका चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और अपना ख्याल, अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश का ख्याल रखिए। अपने देश, अपने माता पिता परिवार सबसे प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए और खुशहाल रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट 2 में।